नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर हिस्ट्री में। दोस्तों, हम जैसा कि इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे, उसी में से आज हम एक और पेपर लेके आए हैं जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का है। बुकलेट सीरीज बी है। दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम तिथि थी वो थी 2/6/2019। 2 घंटे का ये पेपर हुआ था और टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों इसके 80 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबरों का है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टेक्नीशियन बी फिटर का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, सिंगल चक्र प्रसाधन का संदर्भ डैश डैश है। ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफर टू। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने की आवश्यकता कब होती है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है चक्र कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रवेदित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए, ठीक है, चपटा तल बनाने की प्रक्रिया डैश डैश है। दोस्तों, मान लो कोई जॉब है, यहाँ पे प्रवेदित छिद्र ड्रिल हुआ है, तो बोल रहा है एक बोल्ट के लिए चपटा तल, जो यहाँ पे एक बोल्ट लगना है उसके लिए जो चपटा तल बनाया जाता है, तो इस चपटा तल बनाने की प्रक्रिया को कहा किया जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया जो होती है स्पॉट फेसिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को डैश डैश कहा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नॉन एज। तो दोस्तों ए होगा टॉलरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 ± 0.5 mm के रूप में अभिहित छिद्र के लिए सहायता डैश डैश है। दोस्तों, इसमें टॉलरेंस पूछा गया है, जो कि हमारी जो साइज है 28 है, इसमें प्लस में दिया गया है 0.5 और माइनस में भी 0.5 है। तो ये टॉलरेंस कितना, टोटल छूट कितनी दी गई है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा टॉलरेंस जो होता है बायोलेटरल होता है, मतलब दोनों तरफ दिया गया होता है, तो हम सीधा जो छूट दी गई होती है इसी को जोड़ देते हैं। 0.5 और 0.5 इसको जोड़ देंगे, सीधा आ जाएगा 5 10 1 mm आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा 1 mm आ जाएगा। बाकी हम फार्मूले से निकालेंगे, क्या होता है, जो लिमिट हमारी होती है, यहाँ पे देखो दोस्तों पहले में ही आया था, क्या था ये देखो बोला गया मैक्सिमम लिमिट, मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। जो मैक्सिमम लिमिट होती है मिनिमम लिमिट के डिफरेंट पे हमारा टॉलरेंस निकलता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 28.5। ठीक है दोस्तों, और मिनिमम लिमिट 28 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27.5। जब इसको अंतर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, 1 mm आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 mm कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन डैश डैश है। दोस्तों, ये बोल रहा है होल बेसिक सिस्टम। तो होल बेसिक सिस्टम में जो जीरो लाइन होती है, ठीक है, जो होल का मिनिमम साइज होता है जीरो लाइन पे ही मैच कर जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी पे तो इसका जो न्यूनतम विचलन होगा, मिनिमम डेविएशन या लोअर डेविएशन जिसे बोलते हैं, वो क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्ट की सलेन की गहराई को डैश डैश कहा जाता है। दोस्तों, जो बेल्ट होती है इसकी सलेन की गहराई को क्या कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ ए वेल्ड इज नोन एज। डेप्थ की बात कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन तो होता है व्यापन, पेनिट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल डैश डैश है। दोस्तों, ये बोल रहा है पहली 10 प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा, हम पहले 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम 10 तक लिख लेंगे, तो इनका योग जो निकालेंगे 55 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का पूछे आप जल्दी से निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों 10 प्राकृतिक संख्याएं थी, तो हम इसी का पहले दिखाते हैं। तो 10 है, तो दोस्तों एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सबका डिवाइड 2 से कर दो। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा था, मैंने बोला 1 बढ़ा दो, 11 लिख दिया, डिवाइड बाई 2। 2 से इसे काटेंगे 5 बार जाएगा 10, और 11 पर से 55 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम मान लो 11 संख्याओं को लेते हैं, तो 11 संख्याएं हैं, 11 प्राकृतिक संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 1 बढ़ा के बटे 2। 2 से अगर इसे काटेंगे 6 बार जाएगा, 11 छक्का 66 आ जाएगा। 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है दोस्तों क्या होगा, 66 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे मान लो 12 संख्याओं का मान लेते हैं। ठीक है, 12 गुणे 13, एक संख्या बढ़ा के 12 से एक संख्या क्या होगी 13 ज़्यादा, मल्टीप्लाई 2, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, इससे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 6 से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 78। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के प्रकार से आप कोई भी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप इसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो था ये करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर
एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांश को डैश डैश कहा जाता है। तो कोई बेलनाकार जवाब है दोस्तों। ये बोल रहा है बेलनाकार बाह्य पृष्ठ, इसकी जो बाहरी सतह है उपकरण पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न, किसी उपकरण के माध्यम से इस पे प्रेस किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो जो इस पे पैटर्न बनता है, ठीक है दोस्तों, चित्रांश को डैश डैश कहा जाता है। तो ये पैटर्न जो होता है इसे कहा क्या जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्या होता है। जब प्रेस करके हम किसी बेलनाकार जॉब पे प्रेस करके कोई ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन कौन सा होता है, नलिंग ऑपरेशन में ही प्रेस करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति डैश डैश है। तो दोस्तों जो राजपकड़ हमारी फाइल होती है इसकी आकृति क्या होती है, अर्धगोलाकार होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बोला है दिस पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क। तो वहाँ पे कौन सा पंच यूज किया जाएगा, 60 डिग्री पिक पंच, ठीक है। इसे हम डॉट पंच भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका एंगल जो होता है पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 300 मिलीमीटर लंबाई की एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांत है, ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या होगा। दोस्तों क्या बोला है, 300 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो हम दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड होती है इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, लंबाई के अनुसार, इसमें लंबाई दी ही गई है, ठीक है। उसके बाद इसके जो टीथ होती है दोस्तों, उसकी पिच जो होती है, ठीक है, उसके अनुसार करते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई ये है, इसकी पिच हम निकाल लेते हैं। टोटल 300 mm में कितने दांते कटे हुए हैं दोस्तों, 375। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 mm में कितने दांते आएंगे, एक दांतों का कितनी दूरी होगी वो निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। तो 375 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें जाएगा नहीं तो हम पॉइंट बढ़ा के 0 करेंगे। अब हम 375 को 8 बार ले जाएंगे, 3000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम 0.8 किसकी पिच होती है दोस्तों, जो इसकी जो पिच होती है 0.8 होती है, जो सबसे फाइन हमारी ब्लेड होती है, हेक्सा ब्लेड होती है, उसकी पिच होती है। जो इसका सेट होता है फाइन ब्लेड के वो होती है वेब सेट में होती है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे, ठीक है। जो टीथ होते हैं इनके जो साइड में सेटिंग की जाती है वेब सेट में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों फाइन एंड वेब सेट, ठीक है, सूक्ष्म एवं तरंग सेट। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उच्च वेग इस्पाती प्रवेधन डी जिसका डाया है 24 से फास्फर ब्रांच की एक कला वस्तु को काटने के लिए वेग आर्डिडन आरपीएम का पता लगाएं। फास्फर ब्रांच के लिए एचएसएस का अधिकतम कर्तन वेग 35 मीटर प्रति मिनट है। तो दोस्तों इसका आरपीएम की बात कर रहा है, आरपीएम निकालना है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें डाया दिया गया है, डाया कितना है 24 है, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया गया है, कटिंग स्पीड दिया गया है, कितना है 35 है। तो आरपीएम फाइंड आउट करना है तो दोस्तों बहुत ईजी है, आरपीएम इक्वल टू देख सकते हो आप सी एस कितना है, मतलब कटिंग स्पीड 35 है, इंटू 1000 बटे पाई डी, पाई का मान क्या होता है 22, 7 को ऊपर कर देंगे 22/7 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई पाई डी डाया कितना है 24। जब दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों 464 के आसपास होगा, 0.01 के आसपास दोस्तों। तो ए ऑप्शन में कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो हम ये देखेंगे किसके समीप है दोस्तों। बी ऑप्शन में देखोगे 200 के करीब नहीं है, सी के ऑप्शन में देखोगे ए भी इससे करीब नहीं, तो गलत माना जाए, डी भी गलत माना जाए, ए के करीब है 464, तो ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ अगर एक छेनी का नति कोण 39.5 है तो स्पर्शी कोण कितना होगा। दोस्तों इसमें क्लियरेंस कोण निकालना है, जिसमें इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, इसका इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है 39.5, ठीक है दोस्तों। और चीजल का पॉइंट एंगल भी दिया गया है, कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो दोस्तों इसे हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं जिससे बेहतर समझ में आएगा। तो ये चीजल है, ठीक है, इसका पॉइंट एंगल जैसा था आप देख रहे हैं, पॉइंट एंगल जो है कितना है दोस्तों, पॉइंट एंगल 60 डिग्री है। और दोस्तों इंक्लिनेशन एंगल जो था तो वो था 39.5 था, ठीक है दोस्तों। और क्लियरेंस एंगल निकालना है, ठीक है, इस एंगल को निकालना है। तो दोस्तों ये देखो आप यहाँ सेंटर से इंक्लिनेशन एंगल होता है, तो सेंटर से अगर हम पॉइंट तक की दूरी देख लें, सेंटर से अब पॉइंट तक की दूरी देख लेंगे तो दोस्तों कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 60 डिग्री है, तो इसका आधा 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 39.5 में से 30 डिग्री निकाल देंगे तो हमारा क्लियरेंस एंगल निकल आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों 39.5 माइनस 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब इसमें माइनस कर देते हैं, क्या आएगा 5.9, ठीक है दोस्तों। तो 9.5 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर आएगा 9.5। चलिए क्वेश्चन पे चलते, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों एक करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
बड़े व्यास के बाहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करें। दोस्तों ये बोल रहा है कि बड़े व्यास के मल्टीपल, देखो दोस्तों यहाँ चूज ये ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े डायमीटर के लिए मल्टीपल होल करने के लिए कौन सी मशीन सही रहेगी, इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों पहला है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, दोस्तों ये नहीं होगा बड़े व्यास के लिए। फिर है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, ये भी बहुत बड़े व्यास के लिए नहीं यूज होता है अधिक, ठीक है। उसके बाद कॉलम ड्रिलिंग मशीन, दोस्तों इसका भी नहीं। दोस्तों जो ये है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इससे दोस्तों मल्टीपल होल भी किए जा सकते हैं और लार्जर डायमीटर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों रेडियल ड्रिलिंग मशीन से मैक्सिमम कितने डाया तक के ड्रिल किए जा सकते हैं, तो 100 mm तक के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, 100 से 125 मिलीमीटर प्रयास के मीटरी बाहरी सूक्ष्ममापी को एक क्षण का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया और बैरल आधार लाइन के अनुरूप अंगुल त्राड अंशांकन 28 था, क्षण का व्यास। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, 1 माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज क्या है 100 से 125, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 100 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 से अधिकतम 25 तक खुल सकता है। इसमें 100 है और खुला कितना है दोस्तों इसका, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका बैरल कितना खुला है, ठीक है, पहला बैरल या स्लीव। तो बैरल या स्लीव ग्रेजुएशन जो है दोस्तों 16.5 दिखाया। उसके बाद दोस्तों हमें थिम्बल डिवीजन कितना है 28 है, ठीक है दोस्तों। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है दोस्तों 0.01, तो दोस्तों ये कितना आएगा 0.28, ठीक है दोस्तों। इन सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या निकला जाएगा 8, 5 2 7, ठीक है, दशमलव है 2 अंक पर लगा दिए। फिर क्या है 100 116 आ गया दोस्तों। 116.78 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा डैश डैश है दोस्तों। पिटवा लोहे रॉट आयलैंड में कार्बन की मात्रा होती है 0.02 से 0.03, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदुलता उन्नत मशीनता वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल से मुक्त एवं कण साइज को परिष्कृत करने हेतु तो इस्पात के उष्मा उपचार को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बोला गया है दोस्तों, फिर देखो द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड रिफाइन द ग्रेन साइज। इन सब चीज़ों को कौन से हीट ट्रीटमेंट से, ये सारी चीज़ें कौन से हीट ट्रीटमेंट में पाई जाती हैं दोस्तों। सॉफ्टनेस एनेलिंग से आएगी, ठीक है दोस्तों। एनेलिंग से ही मशीन इम्प्रूव मशीनबिलिटी भी बढ़ती, मतलब यांत्रिक गुण जो होती हैं स्टील की भी बढ़ती है। इंक्रीज डक्टिलिटी, दोस्तों जब सॉफ्टनेस होगी तो डक्टिलिटी स्वाभाविक सी बात है, तन्यता बढ़ेगी। फिर है रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, तो दोस्तों इंटरनल स्ट्रेस जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। और अंत में क्या है दोस्तों, इसमें है रिफाइन द ग्रेन साइज, जो ग्रेन साइज होते हैं इनकी भी रिफाइन हो जाती है, ठीक है, कण साइज का परिष्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में डैश डैश होता है। तो दोस्तों सामान्य ताप की बात कर रहा है, सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में डैश डैश होता है, फेराइड होता है, सीमेंटाइड होता है और पीएलआइट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखो पहला है फेस प्लेट, तो दोस्तों एक कार्य उपकरण है, तो नहीं है की बात कर रहा है, तो ये गलत माना जाएगा। फिर मैंडल दोस्तों ये भी उपकरण है, ये भी गलत माना जाएगा। फिर है सेल्फ सेंटरिंग चक, ये भी कार्य होल्ड करने का उपकरण है, पकड़ने का उपकरण है, तो ये भी गलत माना जाएगा। दोस्तों जो कैच प्लेट है, ठीक है, प्रग्राही पट्टिका दोस्तों एक कार्य पकड़ने का उपकरण नहीं है, तो ये सही माना जाए क्योंकि ये सपोर्टिंग डिवाइस है, ठीक है दोस्तों, सपोर्टिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, वर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है। वाइल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑफ चिप ज्योमेट्री वाइल टर्निंग। दोस्तों जो चिप ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है वो होता है हमारा कौन सा एंगल दोस्तों, राइट एंगल। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसमें दिया गया है 30H7/G6 के रूप में अभिहित फिट डैश डैश है। ए फिट डिजाइनर एज 30H7/G6 इज ए। दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सी फिट है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, एच कैपिटल है, तो मतलब कि होल की बात कर रहा है, ठीक है। होल जो है दोस्तों इसका ऐसे, ठीक है। इसमें दोस्तों और एक चीज़ दिखाया गया है, होल एच से मतलब होल दिखाया गया होल बेसिक सिस्टम में। और जी जो होता है दोस्तों, अगर स्लैश करके जी लगा है तो होता है दोस्तों क्लियरेंस फिट में, ठीक है। तो हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कैसे होगा। दोस्तों देखो ये होल बेसिक सिस्टम है, ठीक है,
होल जो हमारा कैपिटल लेटर से हो, तो शाफ्ट के साइज को हम घटाते बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर शाफ्ट के जो फंडामेंटल डेविएशन होता है ए से लेके एच तक है, ठीक है दोस्तों, एच तक, तो दोस्तों क्लियरेंस फिट के अंतर्गत होता है, तो एक क्लियरेंस फिट को शो करता है, ठीक है दोस्तों। फिर आई से लेके, यहाँ से देखो दोस्तों, आई से लेके एम तक, आई जे के एम तक अगर है दोस्तों तो ट्रांजिशन फिट में दिखाता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से देखो इंटरफियरेंस के लिए क्या है, एन से लेके एन पी आर एस टी यू और जेड सी तक अगर दोस्तों है तो इंटरफियरेंस फिट को दिखाता है। तो दोस्तों उसमें क्या था, जी, तो दोस्तों जब जी दिखा रहा है तो हम सीधा जान गए कौन सी फिट है, ये क्लियरेंस फिट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चल। तो यहाँ पे देखो होल एच कैपिटल से दिखाया, होल बेसिक सिस्टम है, तो होल बेसिक सिस्टम में अगर शाफ्ट की साइज हम जी से दिखाते हैं तो वो कौन सी फिट होती है, उसमें क्लियरेंस फिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर छिद्र का आकार 25 प्लस में 0.00 प्लस में ही 0.021 है और ऊपर का आकार 25 मतलब शाफ्ट का आकार 25 प्लस में है 0.022, फिर प्लस में ही है 0.035, तो न्यूनतम व्यतिकरण मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मिनिमम इंटरफेरेंस, दोस्तों मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर छिद्र का आकार तो कैसे निकलेगा, तो इसमें होता है दोस्तों मैक्सिमम इंटरफेरेंस की बात करते तो इसमें निकाला जाता है मैक्सिमम छिद्र मतलब होल का साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ होल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो होल का साइज में देखो, यहाँ पे ये है 25 प्लस में 0.021, तो हम क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम होल साइज 25.021 माइनस में फिर हम क्या दिखाएंगे, शाफ्ट का मिनिमम साइज जो है, न्यूनतम साइज जो है, उससे अगर हम घटाएंगे तो हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस निकलेगा। तो शाफ्ट का देखो दोस्तों मिनिमम साइज क्या है 25 प्लस 0.022, तो हम क्या करेंगे 25.022 दोस्तों, हम घटाएंगे इसको तो इसका जो आंसर आएगा वही मिनिमम इंटरफेरेंस। दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस में वाला ज़्यादा है, 21 है, 2 है, तो हमारा आंसर जो है माइनस में आएगा। तो ए क्या होगा, इसमें से इसमें घटा, इसमें से उल्टा घट जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा, फिर 2 से 2 गए 0 हो जाएगा, बाकी 0, 1 मिनट दोस्तों, फिर 0 से 0 0 ही रहेगा, फिर यहाँ से देखो पॉइंट 3 अंक पे 3 अंक पे दशमलव लगे, बाकी 25 का 0 0 होगा। तो इसका जो आंसर राइट आया दोस्तों क्या आया 0.001, ठीक है दोस्तों mm। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को डैश डैश कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बिल्डिंग परिणाम मित्र को डैश डैश में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए बिल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट द, दोस्तों जो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है इसे कौन सी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है एसी मुख्य सप्लाई को एसी बिल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करता है, एसी मेन सप्लाई इनटू एन एसी बिल्डिंग सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइल का संकीर्ण व पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। दोस्तों फाइल का संकीर्ण व पतला भाग जो हत्थे से जोड़ा जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों टैंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो पतला भाग होता है इसी में हत्था लगता है, इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, टैंग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरीकृत एवं पाइप नहीं है। दोस्तों फाइल के कौन से भाग को हम कठोर नहीं करते हैं, हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं दोस्तों, जो टैंग होता है, क्योंकि ये हैंडल में होता है, इससे कटिंग वगैरह से कोई मतलब है नहीं, तो इसी को हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों इसमें पूछा गया है इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेवल प्रोटेक्टर, दोस्तों ए इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मेजरिंग टूल है तो ये गलत माना जाएगा। फिर दोस्तों बेवल गेज, दोस्तों ये चेकिंग टूल है, ठीक है, डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट माना जाएगा। बाकी कम्बिनेशन सेट है दोस्तों, ये भी डायरेक्ट मेजरिंग करता है। अब बाकी डी जो है दोस्तों, डी जो है मार्किंग टेबल है, तो ये होता है मार्किंग टूल है, तो इमेजिंग टूल है ही नहीं, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा एक करेक्ट माना जाएगा, बेवल गेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 अभिनत सिक्कों को उछाला जाता है, अधिकतम 2 चित मिलने की संभावना कितनी है। 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। तो दोस्तों
अधिकतम 2 चित मिलने वालों सिक्कों की संभावना कितनी होती है? 7/8। ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट माना जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्पिल खांचा जो प्रवेदन की लंबाई तक जाए उसको डैश डैश कहा जाता है। जो सर्पिल के रूप में जो खांचा होता है ड्रिल की पूरी लंबाई तक जाता है, ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, इसमें पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ड्रिल की लंबाई कहाँ ली जाती है दोस्तों? बाड़ी तक ली जाती है। सैंक है, इससे कोई मतलब है नहीं। जो पूरी लंबाई तक जाता है सर्पिल खांचा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्लूट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूट्स बोला। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में डैश डैश व कर्तन तेल है जो सूक्ष्म प्रेषण में उपरोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज प्रिवेंट क्लॉग इन फाइन ग्राइंडिंग। तो वहाँ पे हम कौन सा ऑयल यूज करेंगे? सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। संश्लेषित ब्लेड तेल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में डैश डैश व छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त करते हैं। मान लो दोस्तों ये कोई जॉब है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखो एक स्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्लॉट है। इस स्लॉट के कॉर्नर पे मान लो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉर्नर हमारा राउंड शेप में है, तो इसे स्क्वायर शेप में बनाने के लिए कौन सी चीजल का यूज करेंगे? छेनी का यूज करेंगे। तो दोस्तों कौन सी चीजल होगी? वहाँ पे हम डायमंड पॉइंट चीजल यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करता है स्लॉट को काटने या ग्रुप काटने के लिए कौन सी चीजल का यूज किया जाएगा, तो फिर हो जाता है क्रॉस कट चीजल, जिसे हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बोल रहा है कोने पर पदार्थ को वर्गन करने के लिए, ठीक है, कोने पर पदार्थ को वर्गन करने के लिए प्रयुक्त चीजल, तो वहाँ पे हमारी हो जाएगी डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक प्रवेदन बिट में छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण। दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, इन ए ड्रिल बिट एंगल बिटवीन चीजल है, ठीक है, एंड कटिंग लिप इज नोन एज। तो वहाँ पे कौन सा एंगल होगा? वेव एंगल हो जाएगा। ठीक है, छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण जो होता है उसे हम करते हैं वेव एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक डिग्री में डैश डैश होते हैं। दोस्तों एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, अगर शंकु का आयतन 1000 π/3 और व्यास 10 मिलीमीटर हो तो ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है दोस्तों इसमें क्या है? शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/3 πr²। यस, ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना दिया गया शंकु का आयतन दोस्तों? 1000 π/3। ठीक है दोस्तों, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। ठीक है दोस्तों, बाकी आर है, आर का मान देखो दोस्तों, यहाँ पर व्यास दिया गया 20 मिलीमीटर, तो व्यास जो होता है दोस्तों वो 2r के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या होगा? d/2। तो हम 20/2 करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 रख दिए, 10 का स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, 10 का स्क्वायर कर दिया, आर नहीं लिखा जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दिया, फिर एच बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? एच बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर 10 किस में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, मशीन उपकरण के अग्रज पेच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार। दोस्तों जो मशीन हमारी होती है, मशीनों के लीड स्क्रू में मशीन टूल्स, यहाँ पे तो द टाइप ऑफ थ्रेड यूज इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल के लीड स्क्रू में जो थ्रेड कटी होती है वो थ्रेड होती है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही हमारा सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तली टैप। ठीक है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड बॉटमिंग टैप इन डिफर इज डियर। वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से दोस्तों? उनका टेपल लीड जो होता है उसके अनुसार एक दूसरों से डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य फाइल कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैक फाइल। तो दोस्तों हम क्रॉसिंग फाइल को मत्स्य फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चादरी धातु क्रमिक की निहाई को डैश डैश कहा जाता है? ए सीट मेटल वर्कर एनविल इज नोन एज। तो दोस्तों क्या बोला जाता है? स्टेक, मतलब खूंटा बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? चादरी धातु क्रमिक की निहाई को। सीट मेटल के लिए जो वर्कर यूज करते हैं एनविल, उस एनविल को क्या बोलते हैं? स्टेक बोला। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में डैश डैश को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है? बोला गया है कौन सी बिल्डिंग को हम उच्च निर्वात में करते हैं? तो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन पुंज बिल्डर। ऑप्शन नंबर ए ही जो दोस्तों यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्तन कोर पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा समान 90 डिग्री कार्य के बीच का कोण। दोस्तों क्या बोल रहा है? कर्तन, कोई कर्तन टूल है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है उसके शीर्ष फलक, इसके शीर्ष फलक तो यही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके शीर्ष फलक और क्या बोल रहा है दोस्तों, कार के सतह के बीच, जहाँ जो कार है हमारा, कार कहीं यहाँ पे है, ठीक है, उसके सतह के बीच का कोण, तो उसके सतह के फिर से देखो तो कर्तन कोण पर बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री, ठीक है, सामान्य 90 डिग्री कार्य सतह के बीच का कोण जो होता है कौन सा कोण कहलाता है। तो वहाँ पे दोस्तों एक ही कोण यहाँ पे देखो बन रहा है 90 डिग्री ए है दोस्तों, ठीक है, यहाँ के बीच में एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री के कार्य सतह के बीच। तो सामान्य 90 डिग्री के कार्य सतह के बीच सरफेस एज कटिंग एज के पास दोस्तों एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है, रैक एंगल। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों जो है यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, औजार चैटर डैश डैश के कारण करता है। ठीक है दोस्तों, टूल चैटर इज केस बाई। दोस्तों किस कारण औजार हमारा चैटर करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों स्मॉलर क्लियरेंस एंगल। दोस्तों स्मॉल क्लियरेंस एंगल से कोई मतलब नहीं है, बस केवल वो जॉब की सतह में टच ना करे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत माना जाए। फिर है अत्यधिक स्पर्शी कोण, मतलब एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है जॉब की सतह से स्पर्श कर जाए वो चैटर करने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर है। रैक एंगल से चैटर से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों भी गलत माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही हमारा सही माना जाएगा। अत्यधिक स्पर्शी कोण मतलब अत्यधिक क्लियरेंस कोण जो होता है, ठीक है, मतलब वो अत्यधिक स्पर्श कर रहा हो, जो क्लियरेंस कोण कम दिया गया हो, सीधा हमारी जॉब से टच कर रहा हो तब तो माना जाएगा। तो ये आंसर सही माना जाएगा क्योंकि औजार चैटर करने का कारण पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, उच्च कार्बन इस्पातों को मशीनित करने के लिए डैश डैश युक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। लघु धनात्मक रेखन कोण, बृहद धनात्मक रेखन कोण, शून्य रेखन कोण और ऋणात्मक रेखन कोण, मतलब नेगेटिव रेख कोण है, जीरो रेख कोण है, लार्ज है और स्मॉल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो उच्च कार्बन इस्पातों को मशीन करना है। जब दोस्तों उच्च कार्बन इस्पात को मशीन करना होगा तो हमारे साधारण टूल चलेंगे नहीं, वहाँ पे हम सिरेमिक्स वगैरह की टूल या बीट यूज करेंगे। तो दोस्तों इन टूलों पे कौन सा एंगल होता है, नेगेटिव रैक एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव, जब दोस्तों नेगेटिव रैक एंगल होगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही करेक्ट माना जाएगा। कौन सा होगा, उच्च कार्बन इस्पात को मशीन करने के लिए डैश डैश युक्त औजारों का यूज किया, नेगेटिव रैक युक्त औजारों का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 दोस्तों, समाकलन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग कर लेना। ठीक है, हमें एक सही से नहीं आता है, 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4। ऑप्शन ए जो है दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगर मृदु इस्पात का अभिस्तावित कोण वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तो डाया 20 मिलीमीटर प्रवेधन के बिट के लिए अपेक्षित घूर्णन वेग आरपीएम कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे आरपीएम फिर से फाउंड आउट करने की बात कर रहा है। तो आप लोग दोस्तों पहले भी बताया गया है, इसका सूत्र क्या है, इसका होता है दोस्तों CS मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000/πd। तो दोस्तों कटिंग स्पीड देखो यहाँ कितना है, कटिंग स्पीड इसकी कर्तन वेग 20, ठीक है, 20 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों कटिंग स्पीड हम सबसे पहले रख देंगे आरपीएम बराबर, आरपीएम को एन से मान लो, तो 20 × 1000/22/7, 7 को हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, पाई डी का मान कितना है दोस्तों, डी भी 20 है, तो 20 से 20 काट दो आप। ठीक है, इसे हम 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, ये 500 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3500, क्योंकि 5 7 35, 3500 बटे ये हो जाएगा 11। दोस्तों इसे जब जाएंगे तो 11 × 33, 3 बार गया। ठीक है, बचा कितना 2, 0 बढ़ाए 20 हो गया, 11 × 11। ठीक है, बचा कितना 9। ठीक है, तो 0 बढ़ाए 318 दशमलव कुछ के आसपास आ जाएगा दोस्तों। 318 इसमें है नहीं, 318 के पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 320 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त पिक पंच पत्रित कोण। दोस्तों यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है, पिक पंच यूज फॉर विटनेस मार्क। तो 60 डिग्री का पिक पंच जो होता है विटनेस मार्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
व्यावर्त प्रभेदन में कुंडली कोण डैश डैश निर्धारित करता है। दोस्तों हेलिक्स एंगल इज ट्विस्टिल डिटरमाइंस। दोस्तों हेलिक्स एंगल को ट्विस्टिल, जो हेलिक्स एंगल होता है किसको निर्धारित करता है, रैक कोण को। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वर्तन संक्रिया के लिए अगर तर्क का वेग 128 आरपीएम है और क्षण का व्यास 25 मिलीमीटर, कर्तन वेग कितना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका जो दोस्तों इसमें देखो क्या दिया गया है, स्पिंडल स्पीड 128 आरपीएम जो है 128 है, डायमीटर जो है दोस्तों रॉड का 25 है। दोस्तों यहाँ पे कटिंग स्पीड निकालने की बात कर रहा है, ठीक है 47 में। दोस्तों तो कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, CS कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपॉन 1000, ठीक है दोस्तों। इस पर हम रख देते हैं, पाई का मान क्या होता है 22, 7 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। डी का मान कितना है दोस्तों 25 और एन आरपीएम कितना है 128 है, ठीक है दोस्तों 128 लिख दिए बटे 1000। दोस्तों अगर इसे हम काटेंगे 25 चौका 100 हो गया दोस्तों, 40 बार में चला गया, ठीक है। अगर इसे 40 से काटेंगे 128 को तो 40 4 3 12, तो 40 नहीं 4 से जाएगा दोस्तों। देखो 4 दहम्मा 10 बार में गया, 40 कट गया। इसे कटेंगे 4 3 12, 4 दूना 8, 32 बार में कट गया, ठीक है दोस्तों। तो कितना आया दोस्तों, इधर देखो 22 इंटू 32 अपॉन 7 गुणे 10। दोस्तों इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 10 के आसपास आ रहा है आंसर इसका, ठीक है। तो 10 हमारा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी जो हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48 में, टेपर वर्तन और संछिद्रण के लिए फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग। तो दोस्तों इसमें देखो टूल क्या बोल रहा है, उपकरण को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है। तो दोस्तों पेपर कटर के लिए, कर्तन के लिए उपकरण को हम दाएं बाएं सेट करते हैं, ना कि सेंटर से ऊपर नीचे, ये गलत माना जाएगा। फिर है उपकरण को केंद्र से ऊपर सेट किया जाता है, ये भी गलत माना जाएगा। फिर उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाए, हाँ दोस्तों उपकरण को ठीक केंद्र पे ही सेट किया जाएगा, उपकरण को केंद्र के पास सेट किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपरों के वर्तन के लिए प्रयुक्त टेपर वर्तन का तरीका डैश डैश है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, छोटी टेपर करनी है और लंबी टेपर राड है, जो राड है लंबी राड पे टेपर को काटना है, तो उसके लिए सबसे वर्तन के प्रयुक्त टेपर वर्तन का तरीका क्या है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, टेल स्टॉक को ऑफसेट कर देंगे जिससे पूरी राड पे टेपर काटा जा सके। लेकिन दोस्तों क्या है सर, छोटी टेपर कटती है, इससे बहुत ज़्यादा एंगल में टेपर नहीं काटी जा सकती है, लेकिन लंबी टेपर काटी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रभेदनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रभेदनों की आरपीएम डैश डैश होगी। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है समान कर्तन, कटिंग स्पीड जो है दोस्तों यहाँ पे सेम है, डायामीटर जो है दोस्तों अलग अलग है। तो इसमें पूछ रहा है बड़े और छोटे व्यास वाले डायामीटर, छोटे की अपेक्षा की बड़े डाया वाले जो होल है उसके आरपीएम कितना होगा, कटिंग स्पीड अगर सेम रखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसे आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मान लो इस छोटा डाया वाला ये ले लो 20 mm का, फिर ये क्या है 40 mm का होल है, ठीक है दोस्तों अगर हम आरपीएम सेम रखेंगे तो एक चक्कर में जितना घूमता है उसे हम आरपीएम बोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक घूम गया, जितना समय लिया, ठीक है, उतने समय में ये भी अगर सेम आरपीएम रहेगा तो घूम जाएगा। दोस्तों अब कटिंग स्पीड देखते हैं, कटिंग स्पीड क्या होती है, किसी टूल द्वारा या कटिंग टूल द्वारा जितना जॉब मटेरियल 1 मिनट में निकाला जाता है। अगर ड्रिल है जितना प्रति सेकंड काट रहा है, तो मान लो दोस्तों ये एक चक्कर में इतना घूम रहा है तो इतना मटेरियल काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये जो बड़ा डाया वाला है ये भी एक चक्कर में यहाँ तक यहाँ काटे, एक टोटल अगर इसको हम मीटर या मिलीमीटर में नाप लें दोस्तों तो इतना बड़ा कटिंग स्पीड जो है दोस्तों, एक काटने की दर इसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बड़े डाया का आरपीएम सेम रहेगा। और दोस्तों कटिंग स्पीड अगर हम इतना ही काटें इसमें तो इसका आरपीएम क्या होगा दोस्तों, लेस हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो बड़े डाया का, ठीक है दोस्तों, तो बड़े डाया का अगर सेम कटिंग स्पीड रखकर जितना ही कट रहा है दोस्तों इतना ही काट रहा है, अगर इसको भी इतना काटेंगे तो क्या होगा, अगर सेम आरपीएम रहेगा तो पूरा घूम जाएगा क्योंकि साथ ही घूम रहा है, तो फिर इसकी कटिंग स्पीड जो है दोस्तों अलग अलग हो जाएगी। कटिंग स्पीड सेम रखना है तो आरपीएम को कम करेंगे, जितना ये दोस्तों जितने टाइम में पूरा चक्कर मारेगा इतना घूमेगा, ये उतने टाइम में केवल यहाँ से और यहाँ तक चलेगा, इतना ही काटेगा, तब इसकी कटिंग स्पीड सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही सही हो जाएगा, कम कर देते हैं लेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एक एकीकृत थ्रेड के पार्श्वों के बीच का कोण डैश डैश है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द फ्लैंक इन एन एक्मी थ्रेड इज। दोस्तों एक्मी थ्रेड के फ्लैंकों का के बीच का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गलनांक 0.01 मिलीमीटर है। सूक्ष्ममापी का परास 75 से 100 मिलीमीटर तक है। बैरल पठांक 15.50 मिलीमीटर है और 10वां अंगुष्ठाना मतलब थिम्बल डिवीजन जो है वो बैरल से मैच कर रहा है 10वां। ठीक है, 10वां डिवीजन। दोस्तों अब इसका हमें क्या निकालना है, अधर लाइन समावेश पाठ्यांकन, मतलब कि जो हमारी गोल राड है जिसको मापा जा रहा है उस कितना क्या कहते हैं कितने डाया का है। तो दोस्तों उसके लिए क्या है, पहले इसकी रेंज देखेंगे। ठीक है, रेंज क्या है दोस्तों, एक बाह्य सूक्ष्ममापी न्यूनतम फ्लैंक है 100 मिलीमीटर तक है, 75 से 100 मिलीमीटर। तो दोस्तों हम क्या लेंगे, इसमें 75 मिलीमीटर ले लेंगे पहले, क्योंकि 75-100 मिलीमीटर का है। अब देखेंगे दोस्तों इसका बैरल या स्लीप कितना खुला है। तो कितना खुला है दोस्तों, 15.50। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15.50। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे थिम्बल डिवीजन। तो दोस्तों कौन सा है थिम्बल डिवीजन, देखो इसका दोस्तों 10वां मैच कर रहा है बैरल से। ठीक है, तो दोस्तों एक थिम्बल डिवीजन बराबर क्या होता है 0.01। ठीक है, तो हम 10 थिम्बल डिवीजन के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 थिम्बल डिवीजन का मान निकला है, कितना आएगा 0.1। ठीक है दोस्तों 10। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 0 1 6 75 5 5 10 हासिल 1 7 1 8 9 90.60। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 90.60। ठीक है दोस्तों इसमें ऑप्शन में कहीं भी 90.60 है नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप कितना है 75 से 100 मिलीमीटर की रेंज का जो माइक्रोमीटर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों 15 के इसमें सारे ऑप्शन जो है 15 से मैच कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शन दोस्तों गलत हैं, क्योंकि 75 से कम तो हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर ही जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, जो आंसर इसमें विकल्प दे रहे थे दोस्तों ये 75 से 100 भूल गए, ये सीधा 25 से 0 से 25 तक वाले की रीडिंग के अनुसार इसका आंसर दे दिए, जो कि ए आंसर दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है 90.60। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 53। आरी दंत थ्रेड में थ्रेड का रूप है। दोस्तों जो हमारा शहतूत थ्रेड होता है इसमें दिया गया है कि थ्रेड का रूप कौन सा है, एक पक्ष में 3 डिग्री और दूसरे पक्ष में 30 डिग्री आना थी। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ऑन साइड एंड 30 डिग्री ऑन अदर साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही सही माना जाएगा, 3 डिग्री और दूसरी तरफ जो है दोस्तों 30 डिग्री। तो नंबर बी जो है करेक्ट आंसर माना। क्वेश्चन नंबर 54 है, टेपर पिन रीमर में डैश डैश है। दोस्तों टेपर पिन रीमर में क्या होता है 50 मतलब एमएम में 1 डिग्री टेपर किया जाता है। ठीक है, टेपर पिन रीमर का टेपर जो होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों एक करेक्ट आंसर माना जाए। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 मिलीमीटर व्यास के रीमर से मृदु इस्पात पर एक छिद्र बनाना है। ठीक है, रीमर से। ठीक है, अगर अवमाप 0.3 मिलीमीटर और अति अमाप 0.05 मिलीमीटर है तो रीमिंग के से पहले छिद्र प्रवेधन के लिए प्रवेधन का कितना व्यास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे रीमिंग की जाने वाली धातु के लिए ड्रिल साइज की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों इसका जो फार्मूला हमारा होता है ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज। ठीक है, RS मान लो रीमर साइज। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में ओवर साइज। ठीक है, ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ठीक है, यू एस्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। इसी फार्मूले पर रखते हैं, रिमर साइज क्या है 12। ठीक है, 12 mm माइनस ओवर साइज। देखो दोस्तों इसमें क्या है ओवर साइज जो है दोस्तों, ओवर साइज हमारी जो है 0.05 ओवर साइज या अंडर साइज दोस्तों, इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, प्लस 0.3। दोस्तों जब इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो 12 माइनस 0.3 प्लस 0.05, जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी कलर चेंज करके जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 0.3 यहाँ 0 पीछे लगाए कोई मतलब नहीं है, फिर है 0.05। ठीक है दोस्तों, जब इसे जोड़ेंगे हम क्या आएगा 0.35। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हमें घटा देना होता है। तो हमें घटाना कितना है 12 माइनस 0.35। जब इसे घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 11.65 mm। तो दोस्तों ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56।
समकष्टभुज का पार्श्व 10 मिलीमीटर है। कष्टभुज के समतल पृष्ठ के आर पार की दूरी क्या होगी दोस्तों? कोई खष्टभुज है, ठीक है, हेक्सागन। तो दोस्तों इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं और भुजाओं का माप जो है 10 मिलीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो खष्टभुज ऐसे बनता है, इन सारी भुजाओं की माप जो है दोस्तों 10 mm है, ठीक है। इस सेंटर से इनकी दूरी भी सभी भुजाओं पे बराबर ही जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी दूरी 10 है तो दोस्तों इसकी भी दूरी 10 होगी, ठीक है दोस्तों। अगर इससे यहाँ पे एक हम लंब डाल दें, यहाँ पे एक लंब डाल दें, ठीक है दोस्तों। फिर से देखो दोस्तों, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से केवल एक त्रिभुज के हम ले लेते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज पे दोस्तों एक लंब अगर हम डाल दें, ठीक है, तो दोस्तों इसकी दूरी 10 है तो इसकी भी दूरी 10 होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या होता है, लंब का अगर हमें लंब की दूरी निकालनी है, जो लंब का हमारा है इसकी साइज निकालना है, तो क्या होगा? लंब का वर्ग यल का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है दोस्तों? ए होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार कितना है दोस्तों? 10 था, आधे पर लंब पड़ गया तो 5 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 10 का होगा दोस्तों कितना? 10 का स्क्वायर दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ, ये माइनस रहेगा। यहाँ पे देखो कर्ण के वर्ग के माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर देखो यल का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको रूट को इधर ला के इधर लिख सकते हैं। और 100 का 10 का स्क्वायर 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 100 में से 25 के 75, तो अंडर रूट 75, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कितनी दूर की दूरी थी? यहाँ पे देखो अंडर रूट 75 जो आया हमारा, अंडर रूट 75, ठीक है दोस्तों। मैंने जो खष्टभुज बनाया था यही था। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो लंब डाला था मैंने, ये लंब डाला था, ये सेंटर से इतनी दूरी है दोस्तों। यही दूरी अगर इधर भी चलेगी तो आर पार हो जाएगा। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? जब अंडर रूट 75 है तो इसे दुगुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या आएगा? 70 पॉइंट। इसे जब आप निकालोगे अंडर रूट 15 का, इसे बाहर लोगे, इसका रूट निकालोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे, 17.32 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, तप्त जल में एनोडिंग भागों को निमज्जित करने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट इन हॉट वाटर इज नोन एज। तो दोस्तों क्या प्रक्रिया कहलाती है? सीलिंग, ठीक है, उस प्रक्रिया को सीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकर्मिक विलेपन का उदाहरण है? दोस्तों इसमें बोल रहा है आकर्मिक विलेपन का उदाहरण। तो इसमें देखो ऑयल पेंटिंग दोस्तों, तो ये गलत माना जाएगा। वार्निश भी गलत है। उसके बाद क्या है? जिंक क्रोमेट प्राइमर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सिरेमिक्स कोटिंग जो होती है, ये होती है आकर्मिक विलेपन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पदार्थों में परस्पर परीक्षण डैश डैश निर्धारण के लिए किया जाता है। दोस्तों पदार्थों में परस्पर परीक्षण जो होता है क्रैक ऑफ द सरफेस, क्रैक्स बिलो ऑफ द सरफेस, सतह के नीचे की दरारों को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी ए जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हीरक के बाद उपलब्ध सबसे कठोर तूल पदार्थ। दोस्तों हीरा के बाद सबसे कठोर तूल पदार्थ जो होता है CBN। इसे इसका फुल नेम होता है दोस्तों क्यूबिक बोरान नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाए। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या बोला ऑप्शन है, टॉप रैक एंगल इंक्रीज। दोस्तों पहली चीज़ दोस्तों, जब टूल को हम केंद्र के ऊपर नीचे सेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है किस पे? क्लियरेंस एंगल पे, ठीक है। इसमें बोला है टॉप रैक इंक्रीज, दोस्तों ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। फिर है सिख रेखन कोण में कटौती, टॉप रैक एंगल क्लियरेंस डिक्रीज, ये भी गलत माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिख रेखन कोण में कोई परिवर्तन, दोस्तों रेखन कोण में कोई चेंजेस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम क्लियरेंस एंगल को कम या ज़्यादा होता है, जब ऊपर सेट करते हैं क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, नीचे सेट करते हैं क्लियरेंस एंगल घट जाता है, ठीक है दोस्तों, यही होता है, ठीक है। जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसे भी बताएंगे। इसमें दोस्तों ये याद रखना रेखन कोण पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। सिख रेखन कोण ऋणात्मक हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई mm² है, इसका व्यास कितना होगा? दोस्तों यहाँ हम दोस्तों स्पेयर की बात कर रहे हैं। स्पेयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है क्या होता है? 4 पाई r², ठीक है दोस्तों। 4 पाई r², और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है दोस्तों? 400
पाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पाई को कट कर सकते हैं। 4 से कितनी बार में जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आर बचा है, आर को अगर हम इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा, आर बराबर 10 आया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डाया जो होता है दोस्तों होता है 2r के बराबर, डी बराबर होता है 2r। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुणे 2 कर देंगे तो डाया कितना आ जाएगा, 20 mm। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही हमारा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो आंसर की दी गया है उसमें ए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये रेडियस आएगा तब। यहाँ पे व्यास की बात कर रहा है तो बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर की में दिया गया है दोस्तों, हमारे हिसाब से अभी गलत आ रहा है, आप लोग भी चेक कर लेना। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63। साधारण वेधन कार्य के लिए प्रयुक्त वेधन डैश डैश कहलाता है दोस्तों। इसमें पूछा है जनरल पर्पज ऑफ ड्रिलिंग वर्क, तो द टाइप ड्रिल यूज, तो कौन सी टाइप ड्रिल का यूज किया जाता है जनरल पर्पज के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रिल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हार्ड है दोस्तों तो वहाँ पे 3 प्रकार की ड्रिल यूज की जाती हैं हार्ड के लिए दोस्तों, एस टाइप, नॉर्मल के लिए जो होती है एन टाइप, और सॉफ्ट के लिए जो होती है दोस्तों एस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही हमारी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अगर एक वृत्त का केंद्र 2,3 है, व्यास का एक अंत बिंदु, उसके जो व्यास के अंत बिंदु है 3,2 है, ठीक है। तो दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक डैश डैश होगा। तो दोस्तों इसे हम आपको सारणी के निर्देशांक से माध्यम समझाते हैं, ठीक है। ग्राफ पे दोस्तों ये क्या है, हमारी वाई लाइन, ठीक है। ए होता है एक्स, ठीक है, एक्स। इधर दोस्तों माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर जो होता है प्लस प्लस चलता है, ठीक है, ऊपर, और इधर प्लस प्लस चलता है, ठीक है दोस्तों। फिर से देख लो, ये वाई एक्स, ठीक है दोस्तों। मान लो ये 1 2 3 4 और लास्ट में 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों इसमें देखा पहले वृत्त का केंद्र कितना है, एक्स पे 2, तो दोस्तों एक्स पे 2 आ गया, और वाई पे 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक्स पे 2 वाई पे 3, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया हमारा, कौन सा, ये वाला बिंदु, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्यास के एक अंत बिंदु की बात कर रहा है, वो कितना है 3,2। 3 कौन है, एक्स पे 3 यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, और वाई पे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ए बिंदु मिल रहा है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, व्यास का एक अंत बिंदु, ए केंद्र है दोस्तों, ए अंत बिंदु है दोस्तों। तो इस त्रिज्या से अगर हम देखिए एक सर्किल बनाएं तो दोस्तों दूसरा बिंदु जो है व्यास का यहाँ पे आएगा, तो इसी को पूछ रहा है। तो दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे कौन सा निर्देशांक बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखोगे तो ये देखो इधर कितना आया था दोस्तों, 3 आया था, तो 2 से 3 आया था, 1 बढ़ा था, तो इधर क्या आएगा, 1 पे आ जाएगा। तो यक्स का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो वाई बराबर देखो दोस्तों, यहाँ से देखो 1 नीचे आया था तो 1 ऊपर भी जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, वाई बराबर 4। तो दोस्तों क्या है निर्देशांक, 1,4। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 1,4, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट डॉग को डैश डैश प्रयुक्त किया जाता है, ए लेट डॉग इज यूज, ठीक है। लेट डॉग का यूज कब किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, केंद्रों के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। केंद्रों के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, ठीक है, ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग के दौरान वर्क को ड्राइविंग कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अगर एक ISO मीट्री चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर और पिच जो है 1 मिलीमीटर है, तो टैप प्रवेदन का अविस्तावित व्यास क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें टैप करने के लिए ड्रिल साइज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेप ड्रिल साइज निकालने के बराबर जो हमारी डाया है, ठीक है, तो टेप ड्रिल साइज जो होता है, टेप ड्रिल साइज बराबर होता है दोस्तों डी माइनस पिच। तो डाया कितना दिया गया है दोस्तों, इसमें 6 दिया गया है, पिच जो है 1 mm है, तो टेप ड्रिल साइज बराबर कितना निकला दोस्तों, 5 mm, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसका भी मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश टेपर संघ प्रवेदन का वह भाग है जो प्रवेदन मशीन तर्क के खांचे में फिट होता है। दोस्तों ये बोल रहा है टेपर संघ प्रवेदन का वह भाग जो प्रवेदन मशीन के तर्क के खांचे में
प्रभेदन मशीन के तर को, मतलब शार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल, जो स्पिंडल के ड्रिलिंग मशीन के स्लॉट में फिट होता है, ठीक है, तो कौन सा भाग होता है, तो होगा दोस्तों टाइम होगा दोस्तों। अगर स्पिंडल में फिट होने की बात करता है तो हो जाता है सैंक, सैंक जो है स्पिंडल में फिट होता है, स्पिंडल के अंदर जो स्लॉट कटी होती है उसमें टैंग फिट होता है, ठीक है, जो स्क्वायर होती है, ठीक है, या आयताकार भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसी में यही सही आंसर हो जाएगा, यही जो है स्पिंडल के स्लॉट में जाके फिट होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लंबाई की SI यूनिट डैश डैश है। तो दोस्तों लंबाई की SI यूनिट सबको पता है, जाहिर सी बात है, कौन सी होती है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंजीनियर इस्पाती रूल का अल्पतमान। दोस्तों इस्पात स्टील रूल का जो अल्पतमान होता है वो होता है 0.5 mm, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मृद इस्पात का विशिष्ट घनत्व। दोस्तों मृद इस्पात का विशिष्ट घनत्व क्या होता है, 7.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 71, धातु की प्रघात और संघट्ट को सहने की क्षमता के कारण, क्षमता डैश डैश के कारण होती है। तो दोस्तों वो होता है, देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रघात और संघट्ट, ठीक है, विथ स्टैंड स्टॉक और इम्पैक्ट। तो ये होता है टफनेस, चर्मलता के कारण इस क्षमता आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, एक साधारण उद्देश्य वेधन बीट का बिंदु कोण होता है। दोस्तों एक साधारण जो उद्देश्य के लिए हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है वो 118 डिग्री रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वेधन चक्कों को वेधन यंत्र तर्क में डैश डैश के जरिए फिट किया जाता है। तो दोस्तों जो ड्रिल होता है, ड्रिल चक, फिर देखो, वेधन चक्रों को वेधन यंत्र तर्क में, ठीक है, ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल, तो किसके माध्यम से फिट किया जाएगा, आर्बर के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है एक करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अगर चूड़ी को M12 गुणे 1.25 अभिहित किया गया है तो 1.25 को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक करता है दोस्तों हमारा पिच ऑफ थ्रेड। ऑप्शन नंबर बी जो है चूड़ी की पिच जो है 1.25 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मैचिंग पुर्जों के बीच की दूरी की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, मैचिंग पार्टों के बीच की दूरी का जांच करने के लिए, गैप जांच करने के लिए हम कौन सा गेज का यूज करते हैं दोस्तों, तो वो होता है फीलर गेज। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को डैश डैश कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो, द स्पीड एट विच द कटिंग एज पास्ड ओवर द मटेरियल वाइल कटिंग इज नोन एज। दोस्तों कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने को वेग को हम कहते हैं कटिंग स्पीड। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पहले से परिवेदित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्करण करने की प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं। दोस्तों बोलो, इसमें देखो क्या बोल रहा है, पहले से किए गए बहुबिंदु प्रवेदित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिश। तो दोस्तों इनलार्जिंग और फिनिश करने के लिए प्रिविजली ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज यूजिंग टू मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। तो कौन सा होता है दोस्तों, रीमिंग, ठीक है, रीमिंग प्रक्रिया रीमर द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर माना। क्वेश्चन नंबर 78 है, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण डैश डैश होता है। दोस्तों मीट्रिक थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है हमारा 60 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण को डैश डैश कहा जाता है, वो होता है हमारा टाइप। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये एक हस्त टाइप के सैंग में 3 वाले अंकित हैं, जो वह डैश डैश हैं, 3 वाले हैं, ठीक है दोस्तों। द सैंक ऑफ हैंड टैप हैज 3 रिंग मार्क। तो दोस्तों किस लिए होते हैं, वो होते हैं बॉटमिंग टाइप में, क्योंकि तृतीयक या अंतिम टाइप जो होता है हमारा वो बॉटमिंग टाइप कहलाता है। उसमें 3 वाले होते हैं और प्रथम टाइप में 1 वाले होता है, ठीक है दोस्तों। और द्वितीयक में 2 और तीसरा या अंतिम में बॉटमिंग टाइप जिसे बोला जाता है उसमें 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए दोस्तों शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।